सभी को नमस्कार। इस वीडियो में बीपीएससी इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। डिस्कस ये कि वो कुछ 5-6 क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी इंटरव्यू में लगभग हर एक कैंडिडेट से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भले ही आसान लगता हो सुनने में, लेकिन इसका जवाब उतना ही डिफ़िकल्ट होता है कैंडिडेट के लिए। तो मैं इस वीडियो में वो 5-6 क्वेश्चन ले रहा हूं और उसका मैं आंसर ऑलरेडी, मेरा ये पीडीएफ है, इंटरव्यू नोट्स था जब मैं बनाया था, तो उसी का मैं लाया हूं। इसमें मैं डिस्कस कर दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो देखने से पहले एक पेन या कॉपी लीजिए, जो क्वेश्चन मैं लिखाऊंगा क्वेश्चन लिखिएगा। बाकी उसमें जो मैं 8-10 पॉइंट बताऊंगा आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जब भी कभी आप मौका दें या जब भी बीपीएससी आपका इंटरव्यू होगा तो इसी तरह का जवाब देने का कोशिश करें। बाकी देखिए, मैं पहले बोल देता हूँ, हर एक क्वेश्चन का आंसर अलग अलग के लिए अलग अलग हो सकता है। बाकी हाँ, एक मोटा मोटी मैं एक आपको बता देता हूँ कि इस तरह से इस आंसर का रिस्पांस अगर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी आप इसमें अपने लेवल पर भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ और कि 67th बीपीएससी का भी मेंस का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन हाँ उम्मीद है कि 15 अगस्त के पहले आ जाएगा। तो जो भी जिनको भी लगता है कि नहीं मैं इंटरव्यू कॉल हो जाएगा, तो उनके लिए मेरा सलाह ये होगा कि सबसे पहले बात देखिए, कई बार हमको कॉल मैसेज आ रहा है कि बीपीएससी में क्वेश्चन किस तरह का पूछता है। देखिए, पिछले लगभग 4 या 5 साल से मैं बीपीएससी इंटरव्यू को देख रहा हूँ। तो अब जो है ना, आपका नाम क्या है, आपके नाम का मतलब क्या, आपका ज़िला क्या, अब इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन लास्ट बार जो है ना, जब 56 से 59 जब बीपीएससी इंटरव्यू हुआ था तो उसमें पूछा गया था। उसमें भी क्या हुआ कि जब उसमें कुछ धांधली का आरोप लगा था, तो इस तरह का जो ना नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, इस तरह क्वेश्चन तभी से पूछना बिल्कुल ही बंद कर दिया। हाँ, ये हो सकता है किसी से पूछ लिया गया, लेकिन जहाँ तक मैं जितने लोगों से बात किया, मेरा खुद का जो वहाँ एक्सपीरियंस है, वहाँ आपका नाम, आपका ज़िला कुछ भी नहीं पूछा, आपके पिताजी का नाम क्या है, तो ये सब नहीं पूछता है। अब होता बीपीएससी इंटरव्यू सिंपल ये है कि जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो सिंपल आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन होगा 2-3 बार जो भी है। फिर जब आपका इंटरव्यू का बारी आएगा, जो भी शिफ्ट में हो, तो आपको एक इस तरह से जो है ना एक कोड मिलेगा। मतलब उसमें सिर्फ कुछ नंबर लिखा होगा, जैसे मान लो 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा कुछ नंबर लिखा है। ये आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका हो जाएगा तो आपको ऐसा एक कोड मिलेगा, और यही कोड लेके आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाएंगे। जैसे ही आप इन करेंगे रूम में, आप फिर बोलेगा आप अपना कोड दीजिए, आप जो भी आपके जो बोर्ड के जो चेयरमैन होंगे उनको दीजिएगा, आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। तो मैं फिर बोल दूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी इंटरव्यू का, तो हालांकि एक बार ठीक है, नाम का क्या मतलब है, आपका डेट ऑफ बर्थ कब हुआ है, ये तो आपको बेसिक पता होना है। लेकिन हाँ, बीपीएससी में पिछले 4-5 वर्ष हम नहीं पूछा है। और अभी जो सीडीपीओ के जो इंटरव्यू क्या कहते हैं हो रहा है, सॉरी हो गया, और बाकी ऑडिटर के इंटरव्यू हो रहा है, इसमें भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन इंटरव्यू बोर्ड का रहता है, मतलब कि लगभग 99% कैंडिडेट के साथ वही कि आपका ग्रेजुएशन इस साल हुआ है, तब से आप क्या कर रहे हैं, यही आपका पहला। अब इसका अगर आप जॉब नहीं हैं या जॉब में हैं तो आप इसको जवाब दीजिए, और मैं एक वीडियो में बताया भी इसको कैसे आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ है। तो आप जो है ना इंटरव्यू की जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो बेसिक देखिए क्या क्या आप ध्यान रखें। सबसे पहले आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, अगर हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, अगर किसी का कोई बीटेक किए हुए, कोई एमबीए किए हुए, कुछ भी अगर आप किए हुए हैं ना, तो आप ग्रेजुएशन के जो बेसिक जो एरिया है उस पर फोकस करें। जैसे मान लीजिए अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में आपका कौन सा एरिया पसंद है, कौन सा आपको शासक पसंद है, मैं हिस्ट्री का ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ। अगर ज्योग्राफी है तो बेसिक टर्म देख लीजिए। अगर आपका बीटेक में कंप्यूटर साइंस है तो बेसिक अभी जो इमर्जिंग जितना भी टेक्नोलॉजी आया है उसको देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रेजुएशन में आपको कम से कम जो है ना वो सारे एरिया एक बार अच्छे से करके जाइए। दूसरा, अगर जिनका ग्रेजुएशन जो सब्जेक्ट है अगर वो ऑप्शनल नहीं है तो ऑप्शनल को आपको काफ़ी अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। ऑप्शनल ऐसा ये क्यों लिए, इसका क्या प्रशासन में यूज है, उस ऑप्शनल का जो बेसिक कई सारा टर्म होता है, अगर ज्योग्राफी है, एलएसडब्ल्यू है या हिस्ट्री है, कुछ भी, तो आपको पहले अपने ग्रेजुएशन लेवल पे और आपका ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है काफ़ी अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद बचा कि आपका हॉबी पर भी क्वेश्चन हर एक से पूछता है। मतलब 90% मैं देखा हूँ कि हॉबी से आपसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, और ये लगभग हॉबी पर लगभग आपको 2-3 मिनट तक भी
क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए आप हॉबी, और देखिए झूठा हॉबी मत बनाइए, जिस हॉबी में आप बहुत ही कॉन्फिडेंस होते हैं वही रखिए, ठीक ना। और कई कैंडिडेट क्या करते हैं कि 4-5 हॉबी रख लेते, नहीं 2-3 हॉबी बता दीजिए, उसी में उनको जो क्वेश्चन पूछने होगा पूछ लेगा। हाँ, झूठा हॉबी में क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लो करेगा। इसलिए अभी भी मेरा सलाह है, क्योंकि अभी भी इंटरव्यू लगभग 1 महीने के आसपास है, तो आप ना हॉबी कुछ कोशिश करें कि उसके साथ जैसे कि प्रैक्टिकल होने का, जैसे किसी का अगर मधुबनी पेंटिंग है, अगर वो कभी नहीं की है, एक बार कोशिश करें करने का, क्या लगता है तो थोड़ा सा उससे क्या होगा, रियल फीलिंग होगा। और जब किसी कोई आदमी जो करके जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से जवाब दे पाता है। ये चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखें, हॉबी कर लें। उसके बाद अब यहाँ बचा कि जो भी अभी करंट के जो मुद्दे हैं, चाहे वो नेशनल लेवल के मुद्दे हो सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल के मुद्दे, और जो बिहार के लेवल जो मुद्दे हैं उसको आपको फोकस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अभी नेशनल लेवल का जो मुद्दा है, चाहे संसद क्यों नहीं चल रहा है, या जो दिल्ली में जिस तरह से बिल अध्यादेश लाया गया है, इस तरह की, जैसे कभी इलेक्शन कमीशन का जो नियुक्ति करने का जो प्रक्रिया जो चेंज हो रहा है, वो फिर अभी गृह मंत्री अमित शाह जी ने कई तरह कानून पहले वाला चेंज किया है। ये सब आपका नेशनल लेवल का इशू हो गया। या बिहार के लेवल पर जातीय जनगणना की बात हो जाए, या बाढ़ है, या सूखा भी का चीज़ें हो रहा है, करप्शन है, तो ये सब जो ना कई सारे ऐसे लगभग 100 क्वेश्चन हैं नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार करंट अफेयर्स में, जो आपको करके जाना चाहिए। जैसे कि अभी चौथा कृषि रोड मैप 4 मतलब ये लागू हो गया बिहार में, तो इसके पहले 3 हुआ तो उसका क्या हुआ, 7 में फिर 1-2 का क्या हुआ, तो ये सब चीज़ें आपसे जो है ना यहाँ पे बीपीएससी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये सब करना चाहिए। तो बाकी मैं नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार का लगभग टॉप मोस्ट जो 100 क्वेश्चन हो सकता है वो मैं दे दूंगा आप लोग को। उसका क्या आंसर होगा ये भी मैं 1 या 2 वीडियो में बता दूंगा, जैसे कि रिजल्ट निकलेगा, वो चीज़ें तैयार हो मैं बता दूंगा, ठीक ना। तो अभी तत्काल ग्रेजुएशन आपका क्या कहते हैं ऑप्शनल, हॉबी और नेशनल, इंटरनेशनल और ये जो है बिहार का जो है ना कीजिए। और साथ ही साथ जैसे कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया उसको कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ों पर आप भी फोकस करें। और मेनली है बोलने का प्रैक्टिस। आप अगर आपको बोलने में काफ़ी हिचक अगर होता है ना, तो मिरर के सामने कुछ भी 10 मिनट 15 मिनट मतलब कि बोलने का कोशिश करिए, या जब दोस्तों से ही बात की तो सब अच्छे शब्दों में बात कीजिए। हम लोग जैसे घर में अलग रूप में बात करते हैं, जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर हमको फॉर्मल तरीके से बात करना पड़ता था। ऐसे तो ना अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ आपके लिए बेहतर हो जाएगा। बाकी अपने जो है तो आपका जो रहने का जो तरीका थोड़ा सा उसमें चेंज लीजिए आप, मतलब कि अगर आप इंटरव्यू लगता है आप देने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपके जो है बिहेवियर में थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए। उस तरह की चीज़ें करें तो आपके लिए थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। बाकी आइए और भी आगे वीडियो में इस तरह मैं चीज़ें डिस्कस करता रहूँगा। तो अभी इसमें मैं 5-6 क्वेश्चन का मैंने डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन, जैसे जाइएगा इंटरव्यू बोर्ड के सामने तो हो सकता है पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि प्रशासक या ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं, या बीपीएससी में क्यों आना चाहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जबकि अगर हम लोग जब सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, ये इसका आंसर तो हमको पहले से पता होना चाहिए, लेकिन हाँ फिर भी ये क्वेश्चन भले आसान है लेकिन बहुत लोगों का जवाब देने में पसीना छूट जाता है। तो इसमें देखिए इसके जवाब को एक तरीका नहीं, हाँ मैं इसमें 5-6 चीज़ बता देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे उसको आप रिप्लाई के रूप में कह सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात इसमें इसका जवाब जो क्या होना चाहिए, इसमें देखिए सबसे पहले आप ये बोल सकते हैं कि सिविल सेवा, इसे सर एक सिविल सेवा एक ऐसा मतलब कि जॉब है, एक ऐसा जॉब का कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा हमको यह प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है जो कि हमको सर किसी और सेवा में देखने को नहीं मिलता है। अगर आप किसी सेवा में हैं तो आप ऐसा करके भी जवाब दे सकते हैं, ठीक ना। आप इसमें ये भी बोल सकते हैं कि सर यहाँ जो है ना जो काम है प्रशासन में वो काफ़ी डाइवर्सिटी है, मतलब कार्यों में काफ़ी विविधता है। ओके, चाहे एजुकेशन को लेके हो जाए, हेल्थ को लेके हो जाए, या लॉ एंड ऑर्डर, अगर आप एसडीएम बनते हैं तो आपको सब काम देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर काम में काफ़ी डाइवर्सिफाई आप ये बता सकते हैं। दूसरा कि सर एक ऑफिसर के रूप में यहाँ पे हमको डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है, आपको निर्णय लेना पड़ेगा। कोई अगर आप मान लीजिए कि कहीं दंगा अगर हो गया तो आपको अपने निर्णय पर चलना पड़ेगा ना। तो वही है कि एक तो ये जो एक ऐसा मतलब कि सर्विस का फील्ड है जहां हम कुछ ना कुछ अपना निर्णय डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक ना, या अपने समाज के विकास में योगदान दे सकते हैं, ठीक ना, अपना रोल जो है कंट्रीब्यूट हम कर सकते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि इस नौकरी में एक तो कहीं फाइनेंशियल आपका स्टेबिलिटी है, वित्तीय स्थिरता है,
सरकार कई तरह के अन्य सुविधाएँ भी देती है, तो हमको एक ना कहीं ना जीविका की सुरक्षा हो जाती है। क्योंकि देश का अगर कोई भी नागरिक अगर है तो फंडामेंटल राइट भी कहता है कि आपको भोजन का अधिकार, घर का अधिकार है। तो अगर इस सेवा में अगर हम जाएंगे तो हमको ये तो बेसिक जो नीड होता है कि इंसान को जीने के लिए, वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। और सर कहीं ना कहीं एक जो सोशल जो सम्मान, रिस्पेक्ट का भी इससे मतलब निकल के सामने आता है। उसके बाद आप ये भी एक बेहतर बता सकते हैं यहाँ पे कि सरकार की संचालित योजनाओं को समाज का जो सबसे जो अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति है उसको पहुँचाया जाता है, ठीक ना। चाहे पीडीएस का बात हो जाए या और भी अगर कुछ सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं हैं तो इसको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलता है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें जो आप यहाँ पे बोल सकते हैं। या आप किसी और जॉब में हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आप अगर पढ़े होंगे पॉलिटिक्स में, एक मौलिक कर्तव्य में ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रोफेशनल लेवल पर प्रयास करके हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। आपको पीछे का जो मेरा पद था, चूँकि संविधान भी हमको इस बात का मतलब कि देता है कर्तव्य कि हमको जो है ना अपने पद पे आगे बढ़कर देश या समाज के लिए काम करना चाहिए, तो आप ऐसे करके ना चीज़ों को बोल सकते हैं। इसको लिख लीजिए, इसमें जो भी चीज़ आपको अच्छा लगे कर पाए। बाकी हाँ इसमें कि हाँ ये काफ़ी इसमें चैलेंजिंग भी कार्य आप लोग करना पड़ता है जब आप इस फील्ड में आते हैं, तो ये सब चीज़ आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है जब आप इतना, हाँ इसमें कई तरह क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको उसके लिए भी तैयार, अगर जैसे आप अगर बोलेंगे कि इसमें जैसे पीडीएस का काम है तो आपको फिर पीडीएस पर क्या होगा, तो एक चीज़ देखिए, मेरा मानना इंटरव्यू में ये होता है कि जैसे आप इंटर करेंगे, जो पहला क्वेश्चन आपसे बोर्ड मेंबर ने पूछा तो आप रिस्पांस करेंगे, तो आप जो जवाब देंगे तो वहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए जब भी कभी आप खाली समय बैठें तो आप अभी सोचें कि जब इंटरव्यू बोर्ड हम इंटर करेंगे तो अपने इंटरव्यू को हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हाँ हालांकि वो क्या पूछेंगे इसका हालांकि कोई फिक्स तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप एक जो है ना प्लान कर सकते हैं कि हम इस तरह के जवाब देंगे तो उससे ये क्रॉसिंग क्वेश्चन होगा, फिर हम इसके रिस्पॉन्स करें। आप ये चीज़ है ना प्रैक्टिस कर सकते हैं, चीज़ आपके थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक ना। बाकी हाँ अगर यहाँ पे आप ठीक है आपने बता दिया कि हम इतना ये कर देंगे, तो फिर पूछेंगे कि आप में ऐसा कौन सा गुण है, क्या आप में खासियत है जो कि आपको ऑफिसर बना ही दिया जाए। तो अब ये भी देखिए क्वेश्चन भले ही बहुत आसान लगता हो, ठीक ना, तो यहाँ पर इसका भी जवाब इतना आसान नहीं है। तो मैं इसमें भी लगभग 8-10 पॉइंट बता देता हूँ, जो आपको सूट करे उसको आप आराम से बोल सकते हैं। देखिए इसमें जो सबसे पहला जो है जो चीज़ें होना चाहिए आपके अनुसार से कि मतलब वही आपका चयन हम क्यों करें, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहली बात आप ये बता सकते हैं कि हमारे अंदर जो है सर एक तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या कि सत्यनिष्ठा या ईमानदारी है। मतलब कि हम जो है क्योंकि बीपीएससी की तैयारी करने में आपको एक ईमानदार बनना पड़ता है, मतलब समय के साथ। तो सर पिछले 3-4 साल से मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और हमको लगता है कि मैं चूँकि ईमानदार हूँ इसलिए इस आपके सामने मैं इंटरव्यू दे, तो मेरे अंदर एक ईमानदारी जो है ना चीज़ें मेरे अंदर एक है जिसे मेरा चयन किया जाए। उसके बाद आप बताइए कि मैं न्यूट्रल हूँ, ठीक है, किसी भी मामले में न्यूट्रल रहने का प्रयास करता हूँ। तीसरा बताया कि मैं सेंसिटिव, संवेदनशील हूँ, ठीक ना, ये भी एक अच्छा गुण होता है एक प्रशासक का, ठीक ना। दूसरा कि हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग, क्योंकि अभी तो आईटी का जमाना, आप ये बोल सकते हैं कि हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग करने का जो है मैं कोशिश करता हूँ। पेशेंस, धैर्य, लगन, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे बोल सकते हैं। और मैं कुछ डिसीजन मेकिंग भी कर लेता हूँ। हाँ अगर आप ये बोलेंगे तो आपके पास एक कोई बैकअप होना चाहिए कि आप कहाँ कोई डिसीजन लिए हैं क्या। अगर वो आपको कोई दे देंगे क्वेश्चन तो आपको उसमें डिसीजन लेना पड़ सकता है। बाकी लॉजिकल स्किल है, अगर आप अगर साइंस बैकग्राउंड के हैं या नहीं भी हैं तो आप बताइए कि मेरे अंदर एक लॉजिकल स्किल है, तो इसलिए हम कोई प्रशासक में मतलब हमको बढ़ाना चाहिए। या इसमें आप ये बोल सकते हैं कि मतलब कॉन्फिडेंस है सर ठीक ठाक, या नहीं तो कि जहाँ भी मैं अगर जाता हूँ सर वहाँ की जानकारी मैं जमा करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वहाँ के बारे में क्योंकि देखिए अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ के बारे में जानना भी एक खूबी होता है लोगों का, ठीक है ना। मैं वहाँ माहौल फ्रेंडली बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि कार्य एक बेहतर ढंग से हो पाए, ठीक ना। तो ये जो है ना चीज़ें आप यहाँ पे बोल सकते हैं। अब इसमें देखिए
आप में क्या गुण है, क्यों लिया है, इस क्वेश्चन से मिलता है। एक क्वेश्चन और है कि आपका क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या खूबियां हैं और आप में क्या वीकनेस है, क्या कमियां हैं। अब देखिए ये भी बहुत लोगों को नहीं पता होता है, ठीक, ढूंढना पड़ता है। तो मैं यहाँ लगभग 8-10 पॉइंट आपसे डिस्कस करता हूँ, आप लिख लीजिए, जो अच्छा लगे आप वहाँ पे बोलने का कोशिश कीजिएगा। देखिए खूबियाँ या आपको प्रशासक क्यों बनाया जाए, तो लगभग क्वेश्चन तो सेम ही, लेकिन हाँ ये भी उसमें आप यहाँ जोड़ सकते हैं। पहला आप इसमें ये कह सकते हैं कि वही बात की कि मतलब कि सही समय पे मैं एक सही निर्णय लेता हूँ, ठीक ना, वही हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग हूँ, प्लानिंग के साथ एजुकेशन भी कर लेता हूँ। देखिए अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहली बात है आपको प्लान तैयार करना पड़ेगा, और जब आपने प्लान तैयार किया उसी के टाइम आपको एजुकेशन भी करना पड़ेगा, ठीक ना। आप बताइए कि मेरे अंदर इम्पैथी या सहानुभूति भी है, करुणा का भी एक अच्छा गुण माना जाता है, ठीक ना। बाकी सेंसिटिव है किसी भी मुद्दे को लेके, ठीक ना। और आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस, काम मतलब कि अपने फैमिली के प्रति भी और जॉब के प्रति बैलेंस मतलब कि बनाने में आपके खूबी है। और हम सीखने की क्षमता, ये सबसे बड़ी चीज़ है, हम नई टेक्नोलॉजी से सीखने का कोशिश करते हैं, ये अच्छा गुण है। क्योंकि अभी जिस तरह से चीज़ें परिवर्तित हो रहा है तो आपको नई टेक्नोलॉजी, नई एप्लीकेशन सीखना भी एक अच्छा गुण माना जाता है, ठीक ना। ये सब जो है ना, हेल्थ के प्रति मैं सर ठीक रहता हूँ, क्योंकि जब तक आप हेल्दी नहीं तो कैसे आप काम कर पाएंगे, ठीक ना। मैं कुछ एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ, ये सब गुण है, तो ये आप ऐसे करके बता सकते हैं। या नहीं तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें और आप बोल सकते, जैसे कि मैं संविधान पे विश्वास करता हूँ, मेरे अंदर जो गुण है, ठीक ना। मैं राष्ट्र एकीकरण की मैं विश्वास रखता हूँ, कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ, इनोवेशन मेरा नेचर है, ऐसा बोल सकते हैं। पॉजिटिव सोच का मैं आदमी हूँ, ईमानदारी, ऑनेस्टी है, और मैं दूसरों में भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये भी सही है, अगर आप दूसरों के प्रति पहले से पूर्वाग्रह बना कर रखेंगे ना, ये तो आदमी गलत ही है, तो ये भी सही गुण नहीं माना जाता, आप ये बता सकते हैं, ठीक ना। फिर क्रोध पर, क्योंकि देखिए क्रोध पर भी नियंत्रण रखना एक बहुत बड़ी खूबी है। अगर आप क्रोध हमेशा करेंगे तो कोई भी मतलब अच्छा काम ही गलत हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद सेवा, ठीक ठाक सहायता का भाव आपके अंदर है, पेशेंस आप रखते हैं, ये सब है ना। आप ये जितना बताया इसमें से कोई 3-4 जो आपको सबसे अच्छा लगे उसको लिख लीजिए, या नहीं तो और भी अगर इसके बेसिस पे कुछ आप अच्छा सोच पा रहे हैं उसको भी लिख कर बता सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे ये तो ठीक है, खूबियाँ हो गया, आपका स्ट्रेंथ क्या है। लोगों में कुछ अपनी कुछ कमियां भी होती है, वीकनेस होता है, क्या आपकी कमियां क्या था। देखिए आप ऐसे बोल सकते हैं कि हम काम के प्रति मतलब कि इतना मतलब कि हो जाते हैं कि और चीज़ों पर हमको ध्यान नहीं रहता है, ठीक ना। ओवर सेंसिटिव भी आप बता सकते हैं कि जैसे दंगा देख लिए, कहीं आग लगते, देखिए अगर जो किसी को हम बीमार देख लेते हैं तो थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता हूँ, ठीक ना। फिर कुछ अगर आपके पास अगर कुछ अगर शर्म है या झिझक है वो भी बोल सकते कुछ मेरा ये, हाँ लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जो भी आप कमियां बताएंगे तो आप अंतिम में ये भी बताएंगे सर मेरे अंदर ये कमियां तो है, लेकिन हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ या मैं आगे कोशिश करूँगा कि ये कमियां जितना जल्दी हो सके मैं इसको मतलब कि ख़त्म कर दूँ। एक चीज़ बोल सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की, चूँकि काम प्रॉपर वे में करने की वजह से कभी कभी वो काम टाइम पे नहीं हो पाता है, ठीक है, आप बता सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें याद रखना मुश्किल हो जाता है, मतलब याद नहीं रहता है, ये सब लोगों का याद नहीं। तो ये बता सकते हैं कि सर हमारे अंदर जो कोई विशेष कला का गुण नहीं है, कोई मतलब हमको डांस नहीं कर पाता हूँ या मैं सिंगिंग नहीं कर पाता हूँ, ऐसा बहुत लोगों में होता है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं कमियां के रूप में आप यहाँ पे बोल सकते हैं। या नहीं तो इधर भी 4-5 लिखा हुआ यहाँ पे आप जो है ना चीज़ें, जैसे कि कई लोगों में मैं देखा हूँ कि किताबें इकट्ठा तो कर लिया है बट वो उनको पढ़ नहीं पाते हैं, मतलब लगभग होता है, मेरे ख्याल से सबके साथ लगभग ये होता है। आप यही बता सकते हैं जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे होंगे हो सकता है उनके साथ भी यही होता है, वो भी किताब खरीदे होंगे लेकिन वो पढ़ नहीं पाए होंगे। तो आप ये बता सकते हैं कभी कभी डर जाता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, देखिए डरना एक मतलब कि अब गुण है, लेकिन हाँ आप ये बताइए कि इसको भी मैं ठीक कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक हो जाए। कभी कभी खाने पर कंट्रोल नहीं होता, देखिए अगर आप कहीं मार्केट गए, बाहर गए, अगर कुछ एक्स्ट्रा खाना खा ले तो भी आपका हेल्थ के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक ना। ये सब वही, अगर आपका कोई अगर आप अंदर कला नहीं तो आप बता सकते सर ये नहीं है, ठीक ना। कभी कभी विश्वास किसी पर मैं जल्दी कर लेता हूँ, तो किसी पर विश्वास करना भी थोड़ा सा अच्छी बात तो नहीं है, थोड़ा सा आपको देख परख कर करना पड़ेगा। इसमें आपको जो अच्छा लगे, ठीक ना, गुण के उस गुण का मतलब कि विरोधाभास नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें चूज करके रख लें। क्योंकि मैं अगर कोई एक जवाब दूंगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे 8-10 आंसर लाया हूँ एक ही का, ताकि आपको जो सुटेबल लगे उसमें आप अरेंज कर लीजिए। बाकी इसमें आप अपना भी इनपुट डालिएगा जरूर। देखिए एक तो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा जितने भी SDM है, DYSP है, या जो भी CO है, या वीडियोस का क्या काम होता है, मैं एक अलग से बना दूंगा। लेकिन तत्काल भी अगर
क्वेश्चन अगर ये पूछ दे कि ठीक है एसडीएम बनना चाहते हो तो एसडीएम का क्या काम है। देखो थोड़ा सा समझ लीजिए कि ब्लॉक लेवल जो होता है हम लोग के मतलब कि बिहार में जो ब्लॉक लेवल होता है, ब्लॉक लेवल पर एक तो है क्या सीओ, ठीक ना, और एक है बीडीओ, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा कि सीओ और बीडीओ जो मेनली किसके अंडर रहते हैं, एसडीओ जिसको बोलते हैं सब डिवीजन ऑफिस, ठीक ना। एक होता है इसी के आपका एसडीएम। तो हो सकता है कि एक ही आदमी एसडीएम भी हो सकते हैं और एसडीओ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो एसडीएम का जो मेनली जो काम है, देखिए ये है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, इसका फुल फॉर्म है, और ये है सब डिविजनल ऑफिसर। तो यहाँ पे इनका जो अगर जो एसडीएम के रूप में अगर वो काम कर रहे हैं, इसका मतलब उनको दो अलग से काम मिलता है। एक तो रेवेन्यू या लैंड से जुड़ा मामला जो है उससे जो विवाद होते हैं उसको वे सॉल्व करते हैं एसडीएम के रूप में, और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो है ना वो ऑर्डर पास कर सकते हैं। एक किसका काम होता है, एसडीएम का। अगर वो एसडीओ के रूप में अगर काम कर रहे हैं तो वो डेवलपमेंट का जो काम है, ठीक ना, सब डिविजनल जो ऑफिसर हैं ये जो जैसे कि जो बीडीओ है ब्लॉक डेवलपमेंट जो ऑफिसर है, इनका काम क्या है, डेवलपमेंट विकास का काम देखना। एसडीओ के रूप में ये विकास के काम को देखते हैं। हाँ, ये एसडीओ के रूप में अगर एसडीएम अगर वही अगर काम करेंगे तो मेनली इनका जो है ना जो राजस्व से जुड़ा मामला वो और बाकी शांति जो है ना बनाए रखने के लिए ऑर्डर ये पास करते हैं। तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। नहीं तो या तो यही बता सकते हैं कोई भी अगर जो पॉलिसी योजना है उसको इम्प्लीमेंटेशन कराना इनका काम होता है। विकासात्मक गतिविधियों में सहायता प्रदान करते हैं, राजस्व वसूली का काम करते हैं, जन सहभागिता और जनता को बढ़ाने का काम करते हैं, स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन बना रहे, ये सब भी कहीं ना कहीं एसडीएम का ही काम होता है। तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर आप बोलेंगे कि एसडीएम का जो है ना अगर आपका पहला पोस्ट प्रेफरेंस आपसे भी पूछा जाता है एसडीएम ही आपने क्यों प्रेफरेंस दिया, आप देखिए इसमें भी कई तरह जवाब हो सकते हैं। मैं बता देता हूँ। पहला बात ये है कि वही बताइएगा कि काम में काफ़ी डाइवर्सिटी है, ठीक ना, एक अच्छा विकल्प है। वही बात हो गया फिर से सरकार के अंग के रूप में हमको कार्य करने का कहना मौका मिलेगा, लोगों तक सीधी पहुंच होगा, फिर संसाधनों तक भी पहुंच होगा, अपने कार्यों से लोगों पर एक हम अच्छा प्रभाव भी डाल सकते हैं, व्यापक और प्रभावी नेटवर्क का मैं हिस्सा बनूंगा, ठीक ना, अच्छा कार्य करने में हमको अच्छी पहचान भी मिलेगी, नीति निर्माण में सहायक और सहायता कर सकता हूँ, ठीक ना, और मेरे माता पिता की भी इच्छा है कि जो है ना हम कोई अच्छा मतलब कि जीवन में करें। तो आप ऐसे करके कि क्यों वरीयता दिया, अगर आपको अगर डीवाईएसपी दे रहे हैं या अगर कुछ और दे रहे हैं तो आपके पास ऐसे ही 5-6 अभी से ही वो आंसर पता होना चाहिए जो आप बोर्ड के सामने बोलेंगे, ठीक है, बता दिया। अब इस बार FDPO का इंटरव्यू हुआ और इसके पहले भी इंटरव्यू थे। क्वेश्चन एक बोर्ड में आपसे ये जानना चाहते हैं अगर आपका इस पद पे सिलेक्शन हो गया तो क्या काम करोगे। अब देखिए इसका भी कोई एक फिक्स जवाब नहीं, बस वो आपसे जानना चाहिए हाँ आपका क्या इंटेंसिटी है, क्या आप वहाँ जाके करना है। देखिए इसका भी बता देखिए पहली बात तो आप ये बता सकते हैं कि सर मेरी कोशिश रहेगी कि प्रत्येक जो लाभार्थी हैं जो वंचित वर्ग हैं उसको हक मिले, साथ ही साथ जो अवैध जो शराब जो चीज़ें हैं उस पर गतिविधियों पर नकेल लगे, या बोल सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो 7 निश्चय योजना 2.0 है या अन्य किसी भी योजनाओं को अपने क्षेत्र पंचायत या प्रखंड में प्राथमिकता के तौर पर मैं पूरा करूँगा ताकि जिला या अनुमंडल प्रखंड में मैं उसको मैं नंबर 1 बना सकूँ। क्योंकि आपको पता है कि अभी जो बिहार सरकार किस ब्लॉक में या किस डिस्ट्रिक्ट में बेहतर काम होता है उसका एक रैंकिंग जारी करती है हर एक बार, ठीक ना, जैसे RTPS का ही काउंटर है सब में होता है। तो आप ये बता सकते हैं कि मैं जहाँ भी रहूँगा या रहूँगी तो मैं कोशिश करूँगा अपने कार्यों से जो ना उस ब्लॉक या उस क्या कहते हैं डिवीज़न को एक पहले स्थान पर लाने का कोशिश करूँगा, ऐसा आप बोल सकते हैं। या नहीं तो ये भी कर सकते हैं कि पूर्व के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हो सकता है आप जहां पोस्टेड हैं कोई काम अधूरा है, ये तो आपका एक जिम्मेदारी करने का, ठीक ना। लोक शिकायत जो निवारण अधिनियम या लोक सेवा अधिनियम जो वह अन्य कार्यक्रमों का लाभ आसानी से लोगों तक मिले, इस बात का मैं पूरा ध्यान रखूं क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम दोनों है बिहार सरकार का, ध्यान रखें, ठीक ना। प्रत्येक गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे ऐसा कुछ प्रयास आप करते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये रहा कुछ वही 5-6 क्वेश्चन जिसका मतलब कि मैं बता दिया। आगे के वीडियो में ऐसे ही और भी कई तरह की चीज़ों पे मैं डिस्कस करूँगा। मेनली अगला जो वीडियो मैं बनाऊँगा उसमें करंट जो जितना भी मुद्दा है उसमें क्या आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए, जो खास करके जितने भी
विवादित इशू, चाहे मणिपुर का इशू हो जाए और भी जो जो चीज़ें हैं, तो उसको भी मैं एक वीडियो में बता दूंगा। बाकी उस सारा लिस्ट ऑफ क्वेश्चन भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप भी अपने लेवल पे अभी पर डे बेसिस पे न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना महा जरूरी, बहुत ही ज़रूरी है, चाहे बिहार का हो या नेशनल का हो। मेरे टेलीग्राम पे आपको पर डे जो है बिहार का और नेशनल का न्यूज़पेपर में शेयर करता हूँ, आप उसको नीचे लिंक दिया है, ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ आप उसको जरूर पढ़ें। अगर नहीं भी उसको पढ़ते हैं तो आप अपने घर में पेपर मंगाइए या नहीं तो इंटरनेट की मदद से पेपर जरूर पढ़िए, खास करके उसके आर्टिकल को पढ़िए, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे से चीज़ें दिया रहता है कि आप क्या वहाँ बोल सकते हैं, ठीक ना। बोलने का प्रैक्टिस करते रहें और करंट अफेयर्स बता दिया, उसको अवेयर रहिए। आपने थोड़ा सा चीज़ें और भी जो भी इंटरव्यू से चीज़ें हैं उसको करते रहिए। बाकी अगर मॉक देना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, पटना में और दिल्ली में ऑफलाइन शुरू हो गया है, पटना में रिजल्ट के बाद मैं ऑनलाइन शुरू करूँगा, तो 8750920419 पे आप व्हाट्सअप करके चीज़ें पता कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो अभी ऑनलाइन लगभग जिनको जिनको देना था लगभग मेरे ख्याल से 100 के आसपास लोगों का जो है मैं ऑनलाइन जो 1 बाय 1 इंटरव्यू ले लिया हूँ। कुछ लोगों का दिल्ली में ऑफलाइन भी ले लिया हूँ, तो अभी भी चल रहा है। जिनको भी अगर जो लगता है कि उनको मौका देना चाहिए, यहाँ नंबर पे कॉल करके चीज़ें पता कर सकते हैं। बाकी पटना में जब करेंगे या ऑफलाइन तो वहाँ आपको पूरा जानकारी ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।